हेलो दोस्तों, एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे मैं आपके सामने ये चैप्टर लेकर के आया हूँ। फिल वक्त मैं तो चालू करने वाला था कुछ और ही। वास्तविक संख्या का टोटल 10 भाग खत्म हो चुका है, अलजेब्रा का 10 भाग हो चुका है और उसके बाद न्यू चैप्टर लेके आने वाला था, लेकिन ये आपके डिमांड पर मैं लाया हूँ। जैसा कि आपके सामने है क्वेश्चन, वास्तविक संख्या भाग 11। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, सिद्ध करे कि √2 एक अपरमेय संख्या है, √3 एक अपरमेय संख्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है, 6 + √5 अपरमेय संख्या है। यानी कि जितना भी एक्सरसाइज 2.3 का सिद्ध करने वाला है कि कौन कौन अपरमेय संख्या है, उसके बारे में आज एकदम बेहतरीन तरीका से और अलग तरीका से जानेंगे, जो कि एक बार में आपको सब चीज समझ में आ जाएगा और एक चीज से आप सब उसका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं एक ही तरीके से। तो चलिए देखते हैं। पहले हम इसको देखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है? सिद्ध करे कि √2 एक अपरमेय संख्या है। ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग साबित कैसे करते हैं? तो पहली बात, एक बात जान लीजिए कि एक विरोधाभास कथन होता है। विरोधाभास कथन क्या होता है कि पहले से दिया हुआ कोई प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है और उसके बिहाफ में हम क्या करते हैं, उसको ले करके, जैसे मैंने बताया था लेमा के बारे में। लेमा क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। तो यानी कि पहले से सिद्ध किया हुआ कथन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये प्रूफ किया हुआ है। अब उसी के आधार पर उसी को ले करके हम क्या करते हैं, सॉल्व करते जाते हैं किसी क्वेश्चन को। और सॉल्व करते करते क्या करते हैं कि जो भी बात हम पहले से जो सिद्ध किया रहता है उसको तो हम मानते ही हैं, लेकिन हम उसको विरोध करते हुए एक नया चीज मान लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि त्रिभुज को तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री नहीं होता है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहले उसको नेगेटिव सेंस में माना जाता है और फिर जब हम अपने तर्क पे पहुंचते हैं, तर्क पे पहुंचते पहुंचते अंतिम स्थिति में क्या होता है कि मेरा तर्क जो रहता है वो खुद गलत साबित हो जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास प्रमाण। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये सिद्ध करना √2 एक अपरमेय संख्या। ये सब कोई जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परमेय संख्या है। अब भाई अपरमेय संख्या तो सब कोई जान रहा है, लेकिन आप इसको परमेय क्यों मान रहे हैं? तो इस क्वेश्चन को इसी तरह से ही सॉल्व किया जाता है। पहले हम क्या करेंगे, नेगेटिव मानेंगे और उसके बाद फिर देखिए यही चीज जो है ना आपको आगे जाकर के गलत साबित हो जाता है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका स्टार्टिंग करेंगे इस तरह से, यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परमेय संख्या है। इससे आपको स्टार्ट करना है। अब आप लोग जानते हैं कि परमेय संख्या मैंने बताया था P/Q के रूप को परमेय संख्या कहते हैं, जहाँ PQ कोई पूर्णांक है और Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। ये आप परिभाषा जानते हैं परमेय संख्या का। तो यहाँ लिख देंगे जहाँ P तथा Q कोई धन पूर्णांक है एवं PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक को छोड़ करके। P और Q में एक जो है ना वो सिर्फ उभयनिष्ठ गुणनखंड रहता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर जब रहता है और इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पे √2 का मतलब होता है √2 × √2। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स, 2 बार लिखिए। अब जब 2 बार लिख दिए हैं तो रूट कॉमन लेंगे तो इस तरह से आ जाता है। और आप लोग पढ़े होंगे 8 क्लास में कि ये जब पेयर लग जाता है तो ये बाहर निकल जाता है और रूट का आपका सॉल्यूशन हो जाता है। रूट का काम तमाम हो गया यहाँ पे। तो इसी तरह से हम शॉर्ट में इसको हम इतना न लिख करके ये लिख दिया, ठीक है। हमेशा ये जाना है रूट का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, आपका रूट के अंदर वाला जो रहेगा उसको लिख देना है। तो हम क्या किए, इसको लिख दिए और इसका स्क्वायर करेंगे तो इस पे भी स्क्वायर आएगा, इस पे भी स्क्वायर आएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये Q स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे ये इससे गुना हो जाएगा, यानी P² बराबर आ जाएगा 2Q² बराबर क्या, सम संख्या। ये सम संख्या क्यों है, तो देखिए ये 2 सम संख्या है। अब यहाँ पे एक बात आपको जानना है कि चूंकि केवल सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये 2 सम संख्या है, इसका हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, सम संख्या आएगा। ये 4 सम संख्या है, इसका हम अगर वर्ग करेंगे तो सम संख्या आएगा।
तो ये स्टेटमेंट होता है कि कोई भी सम संख्या है उसका अगर हम वर्ग कर दे तो सम संख्या ही मुझे मिलेगा। तो ये p एक तरह से सम संख्या है, उसका मैंने वर्ग किया तो मुझे ये मिला, तो ये भी क्या है, एक सम संख्या है। मान लिए इसको समीकरण 1, ठीक। तो p भी क्या हो गया, सम संख्या, क्योंकि देखिए ये सम संख्या का वर्ग क्या हुआ, सम संख्या, तो ये तो सम संख्या, तो ये भी तो सम संख्या है, तो यानी कि p क्या हो गया, सम संख्या। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब अपने तरीके से यहां तक मानने के बाद इसको यही लिखना ही है, आपको याद करना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। एग्जाम में 3 नंबर का आता है, सीबीएसई बोर्ड में भी आता है और बिहार बोर्ड में भी आता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। माना कि p बराबर 2m, अब क्या करेंगे, p बराबर जब सम संख्या मानेंगे तो यहीं से p बराबर अपने मन से 2 और m ABCD कुछ भी आप m की जगह पे मान लीजिए। जहां m के बारे में आपको बताना m क्या है, तो m एक पूर्णांक है। क्लियर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ फिर से वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, p स्क्वायर बराबर 2 4m स्क्वायर, 2m का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2m का होल स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर 2 पे आएगा तो 4 और ये स्क्वायर m पे आएगा तो m स्क्वायर। क्लियर है। तो 4m स्क्वायर हो गया, अब p का स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, देखिए p स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 2q स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, p स्क्वायर का जो वैल्यू 2q स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे, अब ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 1 से। आखिर आया कहाँ से ये, तो ये पहचान करवाना है कि समीकरण 1 से मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ जो है आपका 2 है बराबर उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये 2 बन जाए 2 और ये 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो कट जाएगा, तो यानी कि q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। फिर से वही बात यहाँ पे आ गया, तो जब भी इस तरह का आएगा तो यही चीज आपको मिला करके ध्यान रखना है कि अगर भूल जाए तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, जब भी आएगा तो ये लिखेंगे, क्या लिखना है, बराबर सम संख्या, और उसके बाद इसको समीकरण आप क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए या नहीं मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे लिखना है, जो बात यहाँ पे लिखे वही बात यहाँ पे लिखेंगे, जो बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चूंकि केवल सम संख्या का वर्ग सम होता है, तो मैंने मान लिया कि ये सम संख्या है, तो सम संख्या का वर्ग किए तो ये मिला, ये सम संख्या, यानी ये एक सम संख्या हो गया, तो बराबर लिख दिया सम संख्या। तो इस तरह से q भी क्या हो गया, सम संख्या हो गया। तो यहाँ से q भी सम संख्या और p भी सम संख्या। तो देखिए यहाँ पे p और q सम संख्या है, तो देखिए इस प्रकार p और q दोनों सम संख्या है। क्या है यहाँ पे, p सम संख्या और q सम संख्या, ठीक है। तो p और q दोनों सम संख्या है, इसलिए p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा। जाहिर सी बात है, अगर मान लेते ये सम संख्या है, इसका स्क्वायर किए तो सम संख्या आया, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 और ये 4 का स्क्वायर, इसको अगर हम सम स्क्वायर किए हैं तो आया 16, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 8, यानी कि दोनों में अगर देखिए तो 2 क्या है आपका कॉमन है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए p स्क्वायर किए तो ये 2 क्या है, कॉमन है, q स्क्वायर किए तो ये 2 क्या है, कॉमन है। तो अब हम ऐसे भी बोल सकते हैं p अगर सम संख्या है, q सम संख्या है। क्लियर। तो जाहिर सी बात है ये दोनों में 2 शामिल है तभी सम संख्या है, और बिना 2 के गुजारा तो होने वाला है नहीं, इसलिए p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा, ये मान लेते हैं। जो मान्यता के विपरीत है, क्यों मान्यता के विपरीत है, पहले ही मैंने बोल दिया था कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ये मान्यता था जो आपने पहले माना था, ठीक है। तो ये इसका विरोध कर रहा है, यहाँ से आपका ये क्या मान्यता के विपरीत है, तो इसीलिए √2 के परमेय संख्या के रूप में लिखना क्या होगा, संभव नहीं है। √2 परमेय संख्या संभव नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले जो आपने बोला था कि गुणनखंड नहीं होगा और यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा। क्लियर। यहाँ आपने उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं बोला और यहाँ पे 2 रहा है, तो ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये अपरमेय संख्या नहीं होगा, सॉरी परमेय संख्या नहीं होगा। तो देखिए इसीलिए √2 के परमेय संख्या के रूप में लिखना क्या है, संभव नहीं है। तो इसीलिए √2 परमेय संख्या नहीं आता, √2 एक अपरमेय संख्या प्रूव। तो ये तो रहा एक तरीका, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही धांसू तरीका मेरे पास है, जो कि ये तो सिर्फ इसके लिए काम आएगा, लेकिन सिद्ध करे कि √2 की जगह पे अगर √3 रहे, √5 रहे, √6 रहे, √7 रहे, √11 रहे, √13 रहे, चाहे कोई भी रूट रहे रूट के अंदर,
उसको अगर अपरमेय संख्या साबित करने के लिए रहेगा तो बस एक ही आपको रामबाण तीर चलाना है। चलिए इसके बाद देखते हैं एक नया धांसू तरीका, वो क्या है। अब देखिए इसको किस तरह से इसको हम साबित करेंगे। तो एक ही तरीके से सबको मैं लिख दूंगा। देखिए √2 को तो हमने जान लिया एक तरीका, और एक अलग तरीका देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखेंगे इसको इस तरह से कि यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इतना मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एक स्क्वायर, फिर उसके बाद बड़ा का साइन देंगे, फिर 2, फिर ग्रेटर देन, फिर 2 स्क्वायर। अब ऐसा क्यों लिखेंगे उस पर विचार करते हैं। तो देखिए √2 का स्क्वायर कीजिए, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 2, ठीक है। अब ये √2 ये 2 है, 2 के पहले क्या आता है 1, और 2 के बाद क्या आता है 3, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 3 न लेकर के 2 लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 के बीच में √2 का वैल्यू है कितना के, √2 का वैल्यू होता है 1.414। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ये संख्या रेखा अगर लेंगे और ये अगर 0 हो गया और ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दो संख्याओं के बीच में चाहे 2 भी यूनिट हो, उसके बीच में 10 छोटी 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 क्या होती है, पाई होती है। स्केल में आपने देखा होगा। तो इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको बड़ा करके दिखाते हैं, उसके बाद आपको यहाँ से सब क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने एक पढ़ा और ये मान लिया कि एक हो गया, एक लंबा पाई मैंने क्या क्या खींचा, उसके बाद ये हो गया 2। अब यहाँ से अगर हम एक बराबर बराबर डिस्टेंस पे कि एक यूनिट दूरी लेते हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 और ये 4 ये 5। स्केल में भी कुछ इसी तरह होगा। अगर आपको लेना रहता है 1.5 सेंटीमीटर, तो आप स्केल में क्या करते हैं, यहाँ से आते 1 2 3 4 5, तो ये हो गया मेजरमेंट होता है 1.5। तो अगर ये √2 को इस पे अगर दर्शाना होगा तो आप कैसे दर्शाएंगे, तो 1.414 वैल्यू होता है, तो हम इतना ही 2 ही अंक मान लेते हैं, दशमलव के बाद एक ही अंक लेते हैं 1.4। तो 1.4 अगर दर्शाना होगा तो आप कहाँ दर्शाएंगे, ये दोनों के बीच में 1 2 3 4, तो यहाँ दर्शाएंगे। यानी इसके, और फिर देखिए 1 4 है, तो यानी कि इसके बीच में लगभग आएगा के अंदाज के अनुसार, या यहाँ पे आएगा, कुछ देर के लिए मान लेते हैं 1.4 ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा, ठीक। तो यानी कि ये √2 का वैल्यू हो गया। तो √2 जो है किसके किसके बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1 स्क्वायर बराबर ये ग्रेटर देन 2 और फिर ग्रेटर देन 2 स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बातें आप समझ गए। अब उसके बाद यहाँ देखिए चूंकि √2 का मान 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। इतना लिखने के बाद ये लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए 1 और 2 के बीच में √2 का वैल्यू क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, अर्थात √2 एक पूर्णांक नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये पूर्णांक है और ये पूर्णांक है, तो इसके बीच में अगर कोई भी डेसिमल आ जाए, तो डेसिमल वाला किसका फॉर्म होता है, परमेय संख्या का। आपको पता होना चाहिए कि परमेय संख्या का दशमलव रूप जब आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो ये परमेय संख्या है, तो इसका दशमलव रूप 2 तरह का होता था। एक तो शांत होता था और एक होता था अशांत। जैसे 0.5 ले लिए, ठीक है, जैसे 1/2 है, इसका वैल्यू 0.5 हो गया। तो देखिए एक परमेय संख्या का दशमलव रूप 0.5 आ गया। और अगर 1/3 लेते हैं तो इसका 0 क्या आता है, 3 3 3 3 आते रहता है। तो इसका मतलब दशमलव के बाद अगर कुछ नहीं है तो ये शांत है, दशमलव के बाद अगर बढ़ते हुए चलता जा रहा है, एक ही संख्या रिपीट होती जा रही है, तो वो आपका क्या हो जाता है, अशांत आवर्ती संख्या इसको बोला जाता है। 9th क्लास में पढ़े होंगे। फिर वक्त इसके बारे में और बताएंगे मैं 1.4 ये चैप्टर है आपका 1.3। 1.3 में 3 के बाद चौथा जो आएगा आप उसमें पढ़ेंगे शांत अशांत के बारे में, पूरे अच्छे तरीके से मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे जान लीजिए ये शांत है और ये अशांत है, यानी कि दशमलव रूप जो होता है वो क्या परमेय संख्या होता है। यानी कि √2 जो आ गया वो क्या हो गया, अपरमेय संख्या आ गया एक तरह से, यानी कि उसको अपरमेय संख्या बोल लेंगे। ऐसे भी कह सकते हैं कि ये √2 का जो अगर इसका आप वैल्यू निकालेंगे 4.14, फिर बहुत सारी चीज आते रहेगा, तो इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। तो ये हो गया अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या और परमेय संख्या का दशमलव रूप दोनों होता है,
लेकिन परमेय संख्या का दो तरह का दशमलव होता है, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्त, और इसका होता है अपरमेय संख्या का अशांत अनावर्ती। तो ये अशांत अनावर्ती है। यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे 4.14 के बाद आप जब वैल्यू निकालेंगे इस तरह से वर्गमूल वाला मेथड से, जब आप 8 क्लास में अगर पढ़े होंगे तो बहुत सारा वैल्यू आपको दशमलव के बाद आते चले जाएगा और अनावर्ती रूप से आते रहेगा। यानी कि आपको बस इतना ये समझना है कि √2 जो है एक क्या है, अपरमेय संख्या। क्लियर है? और √2 का वैल्यू 1.414 होता है, यानी √2 किसके बीच एग्जिस्ट कर रहा है? अगर 1.4 ले तो 1 और 2 के बीच में। तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या है, एक परमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आवर्ती रूप में है, अनावर्ती रूप में है, तो 1 और 2 के बीच में है, अर्थात √2 एक पूर्णांक नहीं है। क्लियर हो गया? पूर्णांक तो होगा नहीं। पूर्णांक का मैंने समझा दिया था पूरा परिभाषा अच्छी तरीके से, न पूर्णांक है। ठीक है, तो क्या है, या तो परमेय हो या तो अपरमेय होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मान के चलेंगे कि √2 बराबर p/q, जहाँ p तथा q कोई धन पूर्णांक है, इतना लिख देंगे, और p/q में कोई भाज्य गुणनखंड नहीं है, एक को छोड़ करके। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ बढ़ करेंगे। बढ़ करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे तो ये q² है, एक q इधर भेज देना है यहाँ पे, तो 2q बराबर p² आ गया। इसको समीकरण 1 मान लेना है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे इसके बारे में, चूंकि p और q में कोई भाज्य गुणनखंड नहीं है। देखिए यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि p और q में कोई भाज्य गुणनखंड नहीं है, तो इसी बात को दोबारा हम यहाँ पे लिखते हैं, p और q में कोई भाज्य गुणनखंड नहीं है। तो ये इसके बारे में जिक्र करना है कि p² और q में भी कोई भाज्य गुणनखंड नहीं होगा। क्लियर? इसीलिए p² बटा q, इसके बारे में बताना है। p और p² और q में क्या है, कोई भाज्य गुणनखंड नहीं है, तो p² बटा q एक भिन्न हो गया। चलिए ये तो भिन्न हो गया, लेकिन 2q के बारे में आप क्या करेंगे, तो 2q अगर q की जगह पे कुछ भी वैल्यू लेंगे तो आपका क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। जैसे q की जगह पे 1 ले लीजिए तो 2 × 1 आपका 2 आ जाएगा। 2q है, अगर q की जगह पे 2 लेते हैं तो 2 × 2 आपका 4 आ जाएगा। तो एक तरह से क्या है, पूर्णांक हो गया। तो यहाँ से देखिए 2q पूर्णांक और ये क्या है, एक भिन्न है। तो देखिए ये पूर्णांक बराबर भिन्न, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है। पूर्णांक बराबर भिन्न कभी नहीं हो सकता, जब भी होगा बराबर होगा तो बराबर वाले के पास भिन्न है, तो इधर भी भिन्न, पूर्णांक है तो इधर भी पूर्णांक, परमेय है तो इधर भी परमेय संख्या। तो ये क्या है, पूर्णांक हो गया। तो पूर्णांक बराबर भिन्न कभी नहीं होगा, जो कि असंभव है। तो इसलिए हमारी मान्यता गलत थी। क्या गलत थी, ये जो √2 के बारे में माना था परमेय संख्या, वो गलत है। तो क्या मिलता है, इस प्रकार हमें एक विरोधाभास मिलता है। विरोधाभास मिलता है, इतना लिखने के बाद लिखेंगे इसीलिए √2 एक परमेय संख्या नहीं है, अतः √2 एक अपरमेय संख्या है। बस प्रूफ, इतना ही बात, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, बस इतना ही आपको याद रखना है। क्योंकि ये ऐसा एक तरह से ये है, मैथ है, ये क्वेश्चन है कि जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बोरिंग टाइप का लगेगा। तो इसको मैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक ही पैटर्न पे सबको क्या कर दिया हूँ, मिक्स कर दिया हूँ, और एक ही तरीके से इसको बनाएंगे। तो देखिए ये तो हो गया √2 के बारे में, लेकिन अगर इसी पे √2 की जगह पे √3 आ जाए तब आप क्या लिखेंगे। तो देखिए √3 के बारे में क्या लिखना है, कुछ नहीं, यही परफॉर्मा तैयार करना है, और एक ही तरीका को अगर बार बार आप लिखते जाएंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। कहा जाता है करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो एक ही तरीका जब अगर आप लिखते चले जाएंगे एक ही चीज को, तो वो आपको क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा और याद हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर √3 आ जाए √2 की जगह पे, तब आप क्या लिखेंगे, अगर इस तरह से यहाँ पे आ जाए तो आपको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे चेंजिंग करना है। ये आपका जस का तस रहेगा, और यहाँ पे √2 की जगह पे √3 लिख देना है। √3 का मान 1 और 2 के बीच में है। उसके बाद फिर यहाँ क्या लिखेंगे, √3, और उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, 3, और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इतना सब चीज लिख देंगे, बस खाली जहां जहां 2 है वहां 3 कर देना है, और कुछ नहीं, आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। बहुत आसान तरीके से देखिए, बहुत शॉर्टकट तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर आपका जो भी हो √3, एक नया क्वेश्चन है, √3 एक अपरमेय संख्या, वो आपका साबित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 3 लिख देना है। क्लियर है? तो एक बहुत ही आसान तरीका है, और एक समझिए रामबाण है। वो देखिए यहाँ पे √3 के, अब यहाँ पे कुछ बातें समझ लीजिए। √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.7। वही अगर संख्या रेखा ले तो क्या होगा, उसी के बीच में आपका क्या होगा, वैल्यू को एडजस्ट करेंगे, 1 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और ये आपका 2।
तो 1.7 लेंगे तो लगभग यहाँ पे आएगा 1.7 ये शो करता है, यानी कि √3 आपका यहीं पे लगभग आप एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए √3 का जो मान है क्या है 1 और 2 के बीच में है, बस इतना लिख देना है। √5 आ जाए तो √5 के बारे में आप क्या लेंगे, तो देखिए यहाँ पे बस कट कॉपी पेस्ट कर देना है। तो √5 का वैल्यू देखिए 2.236, तो 5 के पहले हमको यहाँ पे वर्ग के बारे में सोचना है। तो √5 ये तो 2 हो गया, 2 स्क्वायर, यानी 5 अगर नॉर्मली तरीका से अगर 5 ले, ठीक है 5 ले, तो 5 के पहले क्या आता है 4, और 5 के बाद आपका क्या आता है 5 के पहले 4 आता है और 5 के बाद 6 आता है, ठीक है। अगर स्क्वायर वाले की बात करें तो देखिए स्क्वायर के रूप में बात करना है आपको, 2 स्क्वायर ठीक है बराबर 4 और 3 स्क्वायर बराबर 9, और ये हो गया √5। यानी कि क्या करना है, ये चीज जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे आपको बस चेंजिंग करना है, ठीक है। 2 और 3, 2 का स्क्वायर के रूप में बात करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट मैंने कीवर्ड बनाया हुआ है 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, तो ये वाला चीज को यहाँ पे उठा के आपको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ लिखेंगे इस तरह से, जहां जहां √3 है वहां वहां आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आप 3 कर लेंगे इसके पहले वाले में, चलिए देखिए अब क्या करना है। अगर ये आ जाए √5 आ जाए तब आप उसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस यही ढांचा आपको लेकर के चलना है और लिखना है यहाँ पे क्या, चूंकि क्या लिखना है, तो लिखना है 2 स्क्वायर ग्रेटर देन 5 और ग्रेटर देन 3 स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे लिख देना है √5 का मान क्या करेगा, 2 और 3 स्क्वायर हटा दीजिए, लिख दीजिए 2 और 3 के बीच में है, तो √5 एक पूर्णांक नहीं है, √5 बराबर इतना लिखेंगे, 5 बराबर इतना लिखेंगे, और इतना लिखने के बाद ये आपका जस का तस रहेगा, 5 एक पूर्णांक है। बस ये ढांचा तैयार करना है, और यहाँ 5 और यहाँ पे 5, बिल्कुल आसान है, बहुत ही अच्छा तरीका है। तो आपका एग्जाम में √2, √3, √5 तक आता है, लेकिन एक और जान लीजिए, जब इतना देख ही लिए तो 7, 11, 13, 17, 19 तक आप जान लीजिए एक्स्ट्रा चीज। हमेशा याद रखिए, आप जानिए कुछ एक्स्ट्रा भी जानिए, ये नहीं कि उतना ही जानिए। तो इससे क्या होगा, अगर आप एक्स्ट्रा कुछ जाने तो मार्केट में आप टिक पाइएगा, जीनियस बनना सीखे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, √7 के बारे में बात होगी, तो वही बात है आपका। देखिए √2, √3 में एक ही मैटर लिखना था, √5, √7 में क्या करना है, एक ही मैटर लिखना है, बस कहाँ 5 जहाँ जाएगा वहाँ 7 लिख देना है। 11 के बारे में बात करेगा, 11, 13 के बारे में, तो क्या करना है 3 स्क्वायर और ये लिखना है 11 ग्रेटर देन यहाँ पे, अब बस यहाँ 11, यहाँ 11, यहाँ 11 करते जाना है। 17, 13 के बारे में, 17 के बारे में और 19 के बारे में। तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया, √3 और √5 वाला को आपको क्या करना है, बना करके होमवर्क के रूप में ये आपको मिलता है, अपने हैंड राइटिंग में विथ नेम के साथ आप लिखेंगे, डेट और नाम अपना लिख लेंगे कहीं पे कॉपी में कि मैं इस तारीख को ये होमवर्क बनाया हूँ। क्लियर। इतना बना करके आप मुझे क्या कीजिए, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जल्दी से इसको बना करके भेजिए। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, उदाहरण नंबर 9 क्या कहता है, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको दर्शाना है या सिद्ध करना है, साबित करना है, जो भी हो। इसको लिखेंगे कैसे, देखिए बहुत ही सिंपल है। लिखने के लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि यदि संभव हो तो, माना कि 5 - √3 एक क्या है, परिमेय संख्या ए है। देखिए इसको इसी तरीका से लिखेगा जैसे मैं बोर्ड पे लिखा हुआ हूँ, देख लीजिए। आपको यही तरीका कॉपी में लिखना है, इधर सॉल्यूशन पाई पाड़ करके खींच के ये आपका, और इतना ये आपका यहाँ से फिर क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके इस तरह से लिखेंगे, फिर ये थोड़ा सा इधर जाएगा जब आप कॉपी में लिखेंगे तो आपको यही पैटर्न लिखना है, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और आपको समझने में भी आसान हो। कोई कहीं पे चेंजिंग नहीं करना, जो जैसे बात लिखा वहीं पे, ये नहीं कि यहाँ इसको मिला देंगे, जैसे पार्ट में लाइन लिखा वैसे लिखना है आपको हर एक पैराग्राफ में। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5 - √3 एक परिमेय संख्या ए है, इतना मान लेना है। तो क्या हो जाएगा, 5 - √3 बराबर ए। अब यहाँ से क्या करना है, जो रूट में रहेगा उसको क्या करना है, बराबर के एक तरफ प्लस में रखना है। तो -√3 है, उसको बराबर को उधर भेज देंगे तो आ जाएगा √3,
और ये a प्लस में है तो बराबर की तरह तो माइनस में आ जाएगा, यानी ये माइनस में था उधर गया प्लस में, और ये प्लस में था तो इधर आ गया तो माइनस में। क्लियर? यानी कि यहाँ से अब इसके बारे में जिक्र करना है। तो एक बात आप जान लीजिए, दो परमेय संख्या का अंतर एक परमेय संख्या होता है। तो यहाँ से कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, वो आप कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या कि जब भी कोई दो परमेय संख्या होगा, दो परमेय संख्या जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते 2/3 और 4/3, ये परमेय संख्या है। दो परमेय संख्या का अगर हम योग करेंगे तो क्या आएगा? आपका परमेय संख्या ही आएगा। क्लियर? घटाव करेंगे तो आपका परमेय संख्या ही आएगा। हमेशा याद रखना है, दो परमेय संख्याओं का जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भागा हो, हमेशा क्या आएगा? एक परमेय संख्या। क्लियर हो गया? फिर जान लीजिए, यानी कि यहाँ से याद रखना है, इधर परमेय, शॉर्टकट में मैं बताता हूँ, इधर परमेय और इधर भी परमेय, और ये दोनों के बीच अगर कैलकुलेशन की बात आएगी, प्लस होगा तो परमेय संख्या, ठीक है, माइनस होगा तो भी परमेय संख्या, यानी कि अंतर इसको पढ़ते हैं अंतर। गुना होगा यानी कि गुना को बोलते हैं गुणनफल, ठीक है, इंग्लिश में प्रोडक्ट, तब पर भी परमेय संख्या। भागफल होगा तब पर भी आपका परमेय संख्या। तो इस तरह से चार बातें आपने जाना। क्या? दो परमेय संख्याओं के बीच योगफल रहे, अंतर रहे, गुणनफल रहे या भागफल रहे, ठीक है, हमेशा क्या मिलेगा? एक परमेय संख्या। एक तो ये बातें आपने जाना। अब एक और तरीका जान लीजिए, ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ उसको आप क्या करेंगे? कॉपी में लिखेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, इधर अपरमेय संख्या है और इधर भी अपरमेय संख्या है, तो दो अपरमेय संख्या है, तो दो अपरमेय संख्या के बीच अगर कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आता है उसके बारे में आप देख लीजिए। जैसे देखिए, दो अपरमेय संख्या के बीच अगर जोड़ेंगे तो अपरमेय संख्या है। एग्जाम्पल के रूप में ये √2 है, ये भी √2 है, तो क्या आ गया? 2√2। अगर ये √3 है और ये √2 है तो ये जैसा का तैसे रहेगा, ये पूरा अपरमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, दो अपरमेय संख्या का बीच देख लिए। अब देखिए यहाँ पे अपरमेय संख्या माइनस अपरमेय संख्या, अगर दो अपरमेय संख्या रहे तब क्या आ सकता है? तो देखिए, दो अपरमेय संख्याओं का अंतर जो है या तो अपरमेय संख्या होगा या परिमेय संख्या होगा। कैसे? एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर √3 माइनस √2 लिखे तो यह आपका अपरमेय संख्या ही कहलाएगा। क्लियर? अगर √3 माइनस √3 लिखे तो यह आपका हो जाता है 0, कैलकुलेशन हो गया। और 0 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो परिमेय संख्या कहते हैं। इस तरह से आपने जाना, बस प्लस वाला में जानना है कि दो अपरमेय संख्या रहेगा तो दो अपरमेय संख्याओं का योगफल हमेशा अपरमेय संख्या। अगर दो अपरमेय संख्या के बीच अंतर की बात आएगी तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए मैं ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है बताना, इसीलिए ये बातें जब जिक्र हुई तो ये अपने आप सामने आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो दो अपरमेय संख्याओं के बीच अंतर अगर की बात करेगी तो आप क्या करेंगे? अपरमेय या परमेय में से दोनों में से कोई एक होता है। क्लियर? अगर दो अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते थे? क्यू से। शॉर्टकट में क्यू ले लेते, आसान रहेगा, उतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। अगर गुणनफल की बात की जाएगी तब क्या आएगा? तो इसमें भी वही आएगा, या तो अपरमेय को हम लोग पी से डिनोट करते थे, अपरमेय को किसे डिनोट करेंगे? पी से, और परिमेय को किसे डिनोट करते थे? क्यू से। क्लियर? तो यहाँ पे जान लीजिए, पी स्टैंड फॉर आपका अपरमेय संख्या। तो दो अपरमेय संख्या है और उसके बीच अगर हम गुणनफल करते हैं तो क्या आएगा? तो या तो आपका अपरमेय आएगा या आपका परमेय आएगा। ठीक है, शॉर्टकट में आप समझ गए, यहाँ से समझिएगा। दो अपरमेय संख्या के बीच गुणनफल की बात होगी, या तो आपका अपरमेय आएगा या तो परमेय। कैसे? वो देख लीजिए। मान लेते √2 है और ये √3 है, तो ये अपरमेय संख्या, ये भी अपरमेय संख्या, गुना किए तो आ गया √6 अपरमेय संख्या मिल गया हमको। लेकिन सेम अगर है, ये भी तो अपरमेय संख्या है, ये भी अपरमेय संख्या, गुना करते हैं तो क्या मिल जाता है? परमेय। नहीं, समान समान रहेगा तो आपका दो रूट आपका क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। तो ये आपका क्या है? परमेय संख्या। तो इस तरह से आपने क्या जाना
कि दो अपरमेय संख्याओं के बीच गुणनफल हो या योगफल, ये अंतर हो, हमेशा परमेय या तो अपरमेय आएगा। भागफल की बात आएगी तो वही चीज है, अगर दो अपरमेय संख्या है तो आपको वही बात आएगा। तो बस खाली यहाँ से ये जानना है शॉर्टकट में कि अपरमेय का योगफल हमेशा अपरमेय होगा और बाकी जो है अपरमेय का अंतर हो, गुणनफल हो, भागफल हो, अपरमेय परमेय दोनों आता है। एक तो बात क्लियर हो गई यहाँ से, यानी कि आपने जाना दो परमेय वाला, दो अपरमेय वाला। अब जान लेते हैं एक अपरमेय और एक परमेय, आगे पीछे जो भी रहेगा उसको देख लेंगे। तो देख लीजिए, अगर एक परमेय संख्या है और एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या, इसको ऐसे लिखिए, पहले आगे पीछे कुछ भी लिखिए, क्लियर। अपरमेय संख्या लिखिए, सॉरी परमेय संख्या लिखिए, अपरमेय संख्या लिखिए, योगफल या परमेय अपरमेय लिखिए या अपरमेय परमेय लिखिए, उसके बीच का योगफल हमेशा क्या आता है, एक अपरमेय संख्या ही आएगा। क्या याद रखना है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या के बीच योगफल की बात की जाएगी, हमेशा उसको अपरमेय का नाम देंगे, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये √2 एक अपरमेय संख्या है और ये 3 एक परमेय संख्या है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + √2 परमेय संख्या अपरमेय संख्या, बात एक ही है, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो हमेशा ये पूरा का पूरा जो है क्या कहलाता है, एक अपरमेय संख्या ही कहलाएगा। जहां एक अपरमेय संख्या शामिल हो जाए उसको अपरमेय संख्या बोलेंगे, क्लियर है। फिर और देख लीजिए अंतर के बारे में, देख लीजिए अंतर के बारे में कि अगर एक परमेय संख्या रहे और एक अपरमेय संख्या रहे और उसके बीच अंतर की बात करेगी, तब पर भी आप क्या बोलोगे, अपरमेय संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में एक √5 और ये हो गया √3, तो ये क्या कहलाएगा, पूरा का पूरा अपरमेय संख्या। इसके लिए आप अंक पर कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। 5 या आप 2/3 भी बोल सकते हैं, -√5। देखिए एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या, तो क्या कहलाएगा, अपरमेय संख्या। या √5 - 2/3 रहे, तब पर भी ये क्या कहलाएगा, अपरमेय संख्या कहलाएगा। तो आपने क्या जाना, एक अपरमेय संख्या और एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या रहे या अपरमेय परमेय, आगे पीछे कुछ भी रहे, हमेशा अपरमेय। गुणनफल की बात आएगी, जैसे मान लीजिए ये 2 एक परमेय संख्या है और √3 एक अपरमेय संख्या है, तो परमेय और एक अपरमेय के बीच का गुणनफल हमेशा क्या कहलाएगा, अपरमेय ही कहलाएगा, क्लियर। तो आपने क्या जाना, यहाँ से भागफल के बारे में जान लीजिए कि एक आपका, जैसे ये आपका 3 क्या है, परमेय संख्या है, भागा लगा दीजिए और ये √5 हो गया, तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे 3y√5, या आप लिख दीजिए √5y3, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, अपरमेय संख्या। तो यानी कि इन शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या, आगे पीछे कुछ भी रहेगा, हमेशा क्या मिलेगा, आपका अपरमेय, चाहे वो आपका योगफल हो, अंतर हो, गुणनफल हो या भागफल हो। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो क्या जाना, परमेय संख्या और ये भी परमेय संख्या अंतर कर रहे हैं, जो भी कैलकुलेशन होके आएगा वो क्या कहलाएगा, एक परमेय संख्या ही होगा। यानी कि इस तरह से 5 - से एक परमेय संख्या, क्लियर। √3 तो एक क्या है, अपरमेय संख्या है, सिद्ध कर चुके हैं इसके बारे में। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 इसको देखना है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका परमेय संख्या और ये आपका अपरमेय संख्या है, इसके बारे में यहाँ पे जिक्र है और √3 के बारे में यहाँ पे जिक्र है, ठीक है। तो 1 से क्या होता है, ये परमेय और ये अपरमेय, तो परमेय बराबर अपरमेय कभी नहीं होगा, क्योंकि एक बात जान लीजिए, तुलना हमेशा बराबर वालों के साथ की जाती है, क्लियर। यानी कि एक जिंदगी का पाठ मैथ भी सिखाती है क्या, कि तुलना हमेशा बराबर वालों के साथ करनी चाहिए। यानी ये परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने जाना कि परमेय बराबर अपरमेय कभी नहीं होगा, जो कि असंभव है। इस प्रकार हमें एक विरोधाभास मिलता है। क्या विरोधाभास मिलता है, विरोधाभास हमको यही मिल रहा है कि परमेय बराबर अपरमेय हो गया। इतना ही आपको इतना
इतना लिखने के बाद स्टेटमेंट लिखना। अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या मान्यता गलत है? हमने ये जो माना था एक परमेय संख्या वो गलत हो गया। तो इसी चीज को दोबारा यहाँ पे जिक्र करेंगे। 5-√3 एक परमेय संख्या नहीं है। मैंने क्या माना था? परमेय संख्या है, और यहाँ क्या लिखना है? नहीं है। क्लियर? अतः 5-√3 परमेय नहीं होगा तो क्या होगा? अपरमेय संख्या। तो इस तरह से आपका जितना भी आएगा 5-√3 रहे, 5+√2 रहे, कुछ भी रहे, बस खाली आपको यहाँ देखना है यहाँ पे क्या रहा है। अगर ये प्लस आ गया यहाँ पे कुछ देर के लिए तो लिख देना है 2 परमेय संख्याओं का योगफल एक परमेय संख्या होता है। अगर कुछ देर के लिए यहाँ पे गुणा आ गया, इस तरह से 5 आ गया बराबर √3 आ गया, गुणनफल आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल एक परमेय संख्या होता है। बाकी सब कट कॉपी पेस्ट करते जाना है। अगर मान लीजिए ऐसे आ गया भागफल आ गया इस तरह से, तो लिख देंगे 2 परमेय संख्याओं का भागफल क्या होता है? एक परमेय संख्या होता है। बाकी कट कॉपी पेस्ट एकदम आसान है, यानी कि आपको बस सिंपल तरीके से समझना है। ये एक ऐसा तरीका और ऐसा टेक्निक है आपको कि बस एक ही तरीके से सब में क्या कर दीजिए, आप यूज कर लीजिए। ठीक है, ऐसा तरीका आपको कहीं भी पूरे YouTube पे आपको नहीं मिलेगा, ना कोई टीचर पढ़ाया होगा, ये मेरा गारंटी दावा है। और एक चीज, जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो आप अच्छे से सीख लेते हैं तो आप एक समझ लीजिए क्या है कि अगर जितना भी मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक बातें भी बताई थी कि जो 10th क्लास के विद्यार्थी एग्जाम दे दिए हैं तो वो अपना क्या कीजिए, मैथ को बूस्टअप कीजिए। ठीक है, क्या बूस्टअप कीजिए? आप बहुत सारे टीचर से पढ़े, क्या पढ़े नहीं पढ़े वो आप तक ठीक है, लेकिन मैं जो जितनी बातें बता रहा हूँ और आप जो पढ़े हैं वो दोनों को मिला करके देखिए कि क्या सही में आपको सही तरीके से पढ़ाया गया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, या आपको समझ में आया है। चलिए मान लीजिए आपने एग्जाम दे भी दिया, समझ में भी आ गया, तब भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको पॉकेट मनी के लिए दिक्कत होते हैं। तो पॉकेट मनी आई कहाँ से? तो जितने भी बातें मैंने बताई है मैथ से संबंधित यूट्यूब पे मैं डाला हुआ हूँ, तो आप उस वीडियो को देख करके एक नोट्स बनाइए, सीखिए और एक खुद के पैर पे खड़ा होने के लिए एबल बनिए। कैसे बनिए? मैथ सीखिए, मैथ सीख करके होम ट्यूशन दीजिए, कोचिंग में जाके पढ़ाइए। जैसे मैं बोलता हूँ, जिस तरह से करता हूँ, आप अपने तरीके से, ठीक है, क्योंकि एक बात जान लीजिए, सक्सेस के लिए रास्ता जो है खुद बनाना पड़ता है, ये नहीं कि दूसरे के रास्ते पे बस फॉलो कर सकते हैं। तो आप उसको देख करके जितने वीडियो है बनाइए, नोट्स बना करके सीखिए, रिहर्सल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अभी समय है, अब प्रैक्टिस करने के बाद जैसा ही आप एबल हो जाए, बहुत सारे चैप्टर जब आप पढ़ लें, जैसे ये चैप्टर खत्म हुआ तो आप जाइए होम ट्यूशन में, इस चीज को पकड़ लीजिए और एक अच्छा खासा इनकम अपना कमा करके पॉकेट खर्च निकाल सकते हैं। और जितनी भी मैं बातें बताता हूँ, गारंटी मेरा है कि आप जिसको भी पढ़ाइएगा उसको 100 में 100 मार्क्स आएगा ही आएगा। अब हम लोग जो है प्रश्नावली 1.3 पर आते हैं। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन जो है आपका √5 वाला, वो आपको सिद्ध तो करना है। और एक क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या। आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने तो बता दिया सारी बातें, लेकिन फिर भी देखिए क्या करेंगे। यदि संभव हो तो क्या लिखना है? 3 + 2√5 एक परमेय संख्या। अब इसकी जगह पे ए मानिए, बी मानिए, कुछ भी मानिए, हम यहाँ पे आर मान लेते हैं। क्लियर? क्या? स्मॉल आर, जो आपकी मर्जी वो मान सकते हैं। तो 3 + 2√5 बराबर आर हो गया। यहाँ से क्या कीजिए, √5 को अकेला कीजिए। अब देखिए कैसे अकेला किया जाता है वो देखिए। यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, 3, ये आपका 4 है, ये 8 है, तो ये 8 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे, या इसको रहने दीजिए, प्लस है तो इसको प्लस में रहने दीजिए। 2√5 इसको यहीं पे रखना है और 3 को उधर भेज दीजिए, 8 - 3। और ये 2 है तो क्या बोला था मैंने, रूट वाले को पूरी तरीका से पूर्णतः अकेला कर दीजिए। √5 हो गया इधर, और 8 - 3 बटा क्या हो गया, 2। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखना है, यहाँ पे आप चिन्हित करना है। क्या? अब इसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये एक अपरमेय संख्या है, तो लिखना है 2 परमेय संख्या का, यहाँ पे क्या लिखना है, भागफल। ये बट्टा के रूप में आ गया तो ये क्या है, भागफल है। देखिए 8 - 3 बट्टा 2, ये क्या आ गया, बट्टा यहाँ आ गया तो वो आपका भागा वाला आ गया, तो लिखेंगे भागफल एक परमेय संख्या होता है। इसीलिए 8 - 3 बट्टा 2 एक क्या है, परमेय संख्या है। क्लियर? तथा √5 के बारे में आप लिखना है, √5 एक अपरमेय संख्या है।
तो समीकरण 1 इसको क्या करना है, मान लेना है और लिखेंगे समीकरण 1 से इधर लगा दे रहे हैं। देखिए ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, तो जिधर जो जैसा रहे वहां पे आपको क्या करना है, चेंजिंग कर देना है। यानी कि अपरिमेय बराबर परिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय कभी नहीं संभव होने वाली बात है, क्योंकि मैंने बताया था तुलना हमेशा बराबर वालों के साथ करनी चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी नहीं होगा, जो कि असंभव है, इतना लिख देना है। इस प्रकार हमें एक विरोधाभास मिलता है, अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या गलत है, तो हम यहाँ से लिखेंगे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए कितना आसान तरीका है इसको सॉल्व करना, बस एक टेक्निक आपको फॉलो करना है। ये नहीं कि अलग अलग मैथ के लिए अलग अलग तरीका लगेगा, बस एक टेक्निक और एक दिमाग, बस सब याद हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो इसको भी दर्शाना है 1/√2, 7√5 और 6 + √2। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं 6 + √2 को। अभी अभी जो बताया वही तरीका करना है। ठीक है, उदाहरण नंबर 9 की तरह क्या है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या कुछ भी मान लीजिए, चलिए ए ही मान लेते हैं। ठीक है, तो 6 प्लस यहाँ पे लिखेंगे तो 6 + √2 बराबर ए। अब क्या करना है, √2 को यही रखिए और ये जो 6 उधर भेज दीजिए a-6। ठीक, अब यहाँ पे आके हो गया, ये समीकरण हो गया आपका फर्स्ट, इतना लिख दिए। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ लिखना है क्या कि दो परिमेय संख्या का यहाँ पे लिखना है अंतर, दो परिमेय संख्या का अंतर। किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, इसके बारे में, a-6 के बारे में। तो दो परिमेय संख्या का अंतर क्या है, दो परिमेय संख्या का अंतर एक परिमेय संख्या है, तो a-6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा √2 के बारे में आप क्या जानते हैं, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए समीकरण 1 से एक अपरिमेय और एक परिमेय, जो कि क्या है, असंभव है। इस प्रकार में एक विरोधाभास में तथा हमारी मान्यता गलत है। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए a-6 एक परिमेय संख्या नहीं है। सॉरी क्या लिखना है, 6 + √2, 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, तो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से प्लस माइनस वाला कितनों मैथ आ जाए, बस क्या करना है, √2 को अकेला करना है और जैसा आपके सामने निष्कर्ष आएगा उसके अनुसार यहाँ पे आपको सेट करते हुए चलना है और सभी में कट कॉपी पेस्ट करते चलना है। देखिए ये दोनों भी एक ही तरीका है, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। क्या लिखेंगे वो भी देख लीजिए यहाँ पे। फिर वक्त इसको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से साफ कर दे रहा हूं और यहाँ भी चलिए कैसे लिखेंगे 1/√2 के बारे में। तो एक ही बात, वही कट कॉपी पेस्ट। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या a है, या चलिए इस बार जो है ना a नहीं मानते हैं, इस बार हम मान लेते हैं m। क्लियर, कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसके अनुसार हो जाएगा, तो 1/√2 बराबर m। अब क्या कीजिए, √2 का अकेला कीजिए, √2 को इधर भेजिए, तो हो जाएगा 1/m बराबर √2। तो यहाँ से हो गया समीकरण 1। दो परिमेय संख्याओं का ये देखिए भागफल है, तो यहाँ पे लिख देना है क्या, भागफल। दो परिमेय संख्याओं का भागफल एक परिमेय संख्या होता है, इसीलिए 1/m क्या है, एक परिमेय संख्या है। तथा √2 के बारे में क्या लिखना है, √2 एक अपरिमेय संख्या। समीकरण 1 से एक ये परिमेय और ये आपका अपरिमेय, तो यहाँ पे लिख देना है परिमेय बराबर अपरिमेय। ठीक है, और इस प्रकार हमें एक विरोधाभास मिलता है, तो हमारी मान्यता गलत है। अब एक ही चीज को बार बार लिखिएगा तो क्या याद नहीं होगा, एकदम डेफिनेटली याद होना है। अतः क्या माने थे 1/√2 के बारे में, अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी सिंपल। 7√5 के बारे में बात करेंगे, तो वही चीज लिखना है। क्या करना है, पहले इसको हम साफ कर देते हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना ज्यादा दिमाग लगाएंगे उतने ज्यादा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत है, क्या वो जान लीजिए, छोटा सा है। है
नहीं लिखा है, हम बता देते हैं। देखिए क्या है, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, लेस नॉलेज लेस कंफ्यूजन, और नो नॉलेज नो कंफ्यूजन। कर्सिव लिखने का कोशिश कर रहा था, फिर भी चलिए यहाँ देखते हैं क्या है। माना कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7√5 एक परमेय संख्या, इस पर क्या मान लेते हैं, चलिए इस पर जो है p मान लेते हैं, छोटा p, ठीक है। तो 7√5 बराबर p, अब यहाँ √5 को अकेला करेंगे तो p/7, दो परमेय संख्या होगा भागफल, ये भागफल आ गया, ठीक है। तो एक परमेय संख्या तो p/7 एक परमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरमेय संख्या। समीकरण 1 से देखिए, ये अपरमेय तो यहाँ लिख देना है अपरमेय, और यहाँ पे लिख देना है परिमेय। इस प्रकार हमें एक विरोधाभास मिलता है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए क्या लिखा था, 7√5 के बारे में जिक्र हो रही थी, तो 7√5 एक परमेय संख्या नहीं है, 7√5 एक अपरमेय संख्या। इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से शॉर्ट में आपका प्रश्नावली 1.3 क्या होता है अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में 1.4 को भी मैं समाप्त कर दूंगा, और इसके बाद आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा मैथ का टॉपिक आपको पढ़ना है। अलजेब्रा तो पढ़ा ही रहा हूँ, उसके बाद अलजेब्रा के बाद आपको त्रिकोणमिति चालू करना है, ज्योमेट्री चालू करना है, मेंसुरेशन चालू करना है, या स्टैटिस्टिक्स या प्रोबेबिलिटी, वो आप बताएंगे। फिर भी मैं अपने तरीके से लेकर आऊंगा। तब तक मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ कि आप इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ने के इंटरेस्टेड है। इसके बाद एक और लेसन बचा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इससे कुछ सीखने को, नया हटके सीखने को मिला है, तो आप इससे लाल बटन को, जो सब्सक्राइबर वाले हैं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलते हैं, बेहतरीन तरीके से एकदम आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा अगले चैप्टर को भी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।